हेलो एवरीवन। आज है 21 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी अनुसूचित जातियों का आंतरिक आरक्षण, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, जो ऑनलाइन मनी का गेम्स है उस पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। हमारी आज की न्यूज़ जो है वो इन्हीं से रिलेटेड रहेंगी। तो जो हमारी पहली न्यूज़ रहेगी, कर्नाटक आंतरिक आरक्षण के लिए जो अनुसूचित जातियां हैं उनको 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनको 3 वर्गों में बांटकर उन्हें जो है आरक्षण दिया जाएगा। यानी आंतरिक तौर पर जो आरक्षण है उसके बारे में जो है इस न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे। जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है, कर्नाटक सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए जो आंतरिक आरक्षण है उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि 17% का आरक्षण जो कोटा है उसको 3 समूहों में जो है बांटकर जो ये समुदाय हैं इनको दिया जाएगा। यह निर्णय जो जस्टिस HN नागामोहन है दास आयोग की जो सिफारिश है उनके आधार पर लिया गया है, लेकिन इसे जो है वो डायरेक्ट जैसे कि जो 17% आरक्षण का कोटा है इसे ऐसे ही जो है वो जो है नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि ये जो नागमोहन दास हैं इनके द्वारा इसके अंदर कुछ संशोधन भी जो हैं वो किए गए हैं, जिनके आधार पर ही जो है इन्हें अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनको जो ये आरक्षण का कोटा है वो प्रदान किया जाएगा। जो नागमोहन दास आयोग हैं उन्होंने मई से जुलाई 2025 तक जो व्यापक सर्वेक्षण है यानी कि उनके द्वारा जो है सर्वे किया गया, और उस सर्वे के बाद कर्नाटक की जो अनुमानित जनसंख्या है जैसे कि 1.16 करोड़ की जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी जो आबादी है उसमें 93% को जो है वो शामिल किया गया। और जो ये सर्वेक्षण हुआ यानी कि ये उनकी जो खोज के द्वारा यानी कि सर्वेक्षण के द्वारा 27.24 लाख करोड़ परिवार हैं उनको 1.07 करोड़ लोगों का जो आंकड़ा है उनको इकट्ठा किया गया, और आयोग ने 4 अगस्त को जो मुख्यमंत्री सीतारमैया हैं उनको अपनी जो 1766 पेजों की पृष्ठ थी उसको सौंप दिया, जिसमें कि 7 अगस्त को जो मंत्रिमंडल है उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और जो इसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है SC राइट्स जो हैं उनको लेकर, और जो SC राइट्स का समूह है उनको 6% का आरक्षण मिलेगा, जिसमें कि जो होलियां हैं या फिर इससे संबंधित जो अन्य उपजातियां हैं उनको शामिल किया गया है। और ऐसे ही ST यानी कि जो लेफ्ट हैं जो ये समूह हैं उनको 6% का आरक्षण मिलेगा, जिसमें कि जैसे जो मदिगा हैं और जो अन्य संबंधित इसमें उपजातियां हैं उनको शामिल किया गया है। और जो तीसरे में जो अन्य जनजातियां हैं जैसे कि टचेबल हुआ या फिर जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं, घुमंतु समुदाय हैं यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और जो ये समूह है इसको 5% का आरक्षण मिला है, जिसमें लंबानी, भोवी, कोरमा, कोरचा और जो सबसे पिछड़े घुमंतु समुदाय हैं उनको शामिल किया गया है। जो ये वर्गीकरण है 101 अनुसूचित जो जातियां हैं उनको कवर करता है। जो आयोग है उसने मूल रूप से जो 5 समूह हैं उसमें वर्गीकृत करने का सुझाव दिया था, लेकिन कैबिनेट ने इसके अंदर जो है कुछ सुधार करके इसे 3 समूहों में जो है वो सरल कर दिया। जो ये निर्णय है इसको 1 अगस्त 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद लागू किया गया, जिसमें कि जो राज्यों को अनुसूचित जातियां हैं उनके अंदर उप वर्गीकृत करने की जो संवैधानिक शक्ति है वो दी गई थी। जो इस पर विवाद और कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि जो इसे 3 वर्गों में बांटा गया
तो जो तीसरी अनुसूचित जनजाति थी यानी कि जो घुमंतू थे, उन्होंने इसका विरोध किया है क्योंकि उन्हें 5% का जो कोटा है वह आवंटित हुआ है। इस पर उन्होंने अपना जो असंतोष है उसको व्यक्त किया है और इसे उन्होंने अपर्याप्त बताया है। और कुछ जो दक्षिणपंथी दलित समूह हैं, उन्होंने भी जो ये आयोग की रिपोर्ट है इसको अवैज्ञानिक करार किया क्योंकि इनका जो डाटा संग्रहण है यानी कि जो डाटा को इकट्ठा किया गया है, उसका विश्लेषण किया गया है, उसकी जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए हैं। जो जस्टिस नागमोहन आयोग गठन है वह क्या है? जस्टिस जो HN नागमोहन दास हैं, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग 2014 में जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार है उसके द्वारा गठित किया गया था। उसका उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो अनुसूचित जातियां हैं उनके बीच में आरक्षण का जो लाभ है, उसका असमान वितरण की जो समस्या थी उसका अध्ययन करना और आंतरिक जो आरक्षण है उसके लिए जो उपवर्गीकरण है उसकी सिफारिश करना इसका काम था। जो हरियाणा है उसमें पहले से ही जो आरक्षण का कोटा है वो लागू किया गया है। बता दें कि जो हरियाणा है वहाँ पर अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि जो SC ST हैं उनके लिए 20% का आरक्षण जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 10% कोटा जो वंचित हैं अनुसूचित जनजातियां उन्हें दिया गया है और 10% का जो कोटा है वो जो अन्य अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए निर्धारित किया गया है। जो ये दलित वर्ग हैं इनके भीतर और भी अधिक पिछड़ी जातियां हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है जो कि कुल 20% कोटे का हिस्सा माना जाता है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, अग्नि 5 बैलिस्टिक जो मिसाइल है इसका प्रशिक्षण किया गया। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? भारत के द्वारा 20 अगस्त 2025 को जो उड़ीसा का चांदीपुर है उसके अंदर एक परीक्षण रेंज जो ITR है वहाँ पर जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया गया है। और जो ये अग्नि 5 की रेंज है इसके अंदर जाने तो इसकी रेंज इतनी अधिक है कि पूरा पाकिस्तान, चीन और जो रूस है या फिर जो यूरोपीय समूह हैं उनके भी कुछ देश जो है वो आ सकते हैं। जो ये चांदीपुर है उड़ीसा के अंदर, इसकी टेस्टिंग की जो लोकेशन है इस मैप के अंदर जो है वो दिखाई गई है। जो ये अग्नि V मिसाइल है इसका सरफेस टू सरफेस मार करने वाली जो भारत की पहली और एकमात्र जो इंटरनेट कनेक्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जो ये मिसाइल है इसके द्वारा जो है धरती से धरती पर वार जो है वो किया जा सकता है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जो है वार कर सकती है। और इसकी रेंज में जो है पूरा चीन के अलावा जो मिसाइल की जंग है उसमें यूरोप या फिर जो अफ्रीका के कुछ हिस्से भी जो है वो आ जाएंगे। जो ये मल्टीपल टारगेटेबल है यानी कि जो व्हीकल है, इससे जो लेंस है यानी कि जो एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि जो ये मिसाइल है इसके द्वारा सिर्फ एक स्थान को ही निशाना नहीं बनाया जा सकता बल्कि एक साथ कई जगह को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। ये मिसाइल जो है 1.5 टन तक जो न्यूक्लियर हथियार हैं यानी कि 1.5 टन जो है उन 1.5 टन के वजन के जो हथियार हैं उनको अपने साथ ले जा सकती है। और इसकी जो स्पीड है वह 24 यानी कि मैक 24 है। इसका मतलब यह है कि आवाज़ की जो स्पीड होती है उससे भी 24 गुना ज़्यादा जो है इसकी स्पीड है। और अग्नि 5 का जो लॉन्चिंग सिस्टम है उसके अंदर जो काइनेस्टिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसी की वजह से ये मिसाइल है इसको कहीं भी आसानी से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और इस समय पर भारत के अलावा दुनिया के जो 8 देश हैं उनके पास जो
जो कॉन्टिबल बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि जो ICBM है वह सिर्फ जो है भारत के अलावा 8 देशों के पास और है, जिनमें से रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और जो उत्तर कोरिया है वह शामिल हैं। आज तक यानी कि अब जो है हमें न्यूज़ मिली है कि जो अग्नि 5 मिसाइल है उसको लॉन्च किया गया है, लेकिन इससे पहले अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और जो अग्नि 4 है उसको भी लॉन्च किया गया। उनके बारे में जाने तो जो अग्नि 1 है उसकी रेंज 700 किलोमीटर थी, जो कि पहला टेस्ट 22 मई 1989 को किया गया, और अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर की है। 11 अप्रैल 1999 को इसका परीक्षण किया गया, और अग्नि 3 की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है, जो कि 9 जुलाई 2006 को इसका परीक्षण किया गया। अग्नि 4 4000 किलोमीटर 10 दिसंबर 2010 को जो है इसका परीक्षण किया गया। अग्नि 5 5000 जो इसकी रेंज है किलोमीटर तक की 19 अप्रैल 2012 को इसका परीक्षण किया गया। और अगर जाने कि जो एक नॉर्मल मिसाइल होती है या फिर जो MIRV मिसाइल है इनके अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो जो नॉर्मल मिसाइल होती हैं वह एक ही टारगेट को हिट कर सकती हैं, यानी जो नॉर्मल मिसाइल होती हैं उसके माध्यम से किसी एक जगह को ही निशाना बनाया जा सकता है, और जो MIRV मिसाइल है इसके द्वारा एक ही नहीं बल्कि एक साथ 2 या उससे अधिक जो टारगेट हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। आज की हमारी जो अगली न्यूज़ रहेगी, ऑनलाइन मनी गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है, और इसके कारण जो टीम इंडिया की स्पॉन्सर टीम है जो 11 बैन हो सकती है। लोकसभा में जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके लिए एक बिल पास किया गया है, जो कि रमी, पोकर जैसे जो गेम हैं उन पर भी रोक लगाने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। जो आने वाले दिन हैं उनमें जो फैसिलिटी स्पोर्ट जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं, क्योंकि ये अब जो है इसके लिए विधानसभा में एक बिल जो है वो पेश किया गया है। जो ड्रीम 11 की भारतीय क्रिकेट की जो टीम की लीड स्पॉन्सर भी है, आज जो 20 अगस्त है उसको लोकसभा में जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है 2025 पास हो गया है। जो ये बिल है ऑनलाइन जो गेमिंग है उनको रेगुलेट करने या फिर जो रियल मनी के जो गेम हैं उन पर रोक लगाने के लिए जो है किया जा रहा है। अगर ये बिल पास हो जाता है या फिर बन जाता है तो जो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स हैं उन पर रोक लग जाएगी, चाहे ये गेम्स जो हैं स्किल्ड बेस्ड हो या फिर जो चांस बेस्ड हैं, दोनों पर ही रोक लगेगी। जो ये बिल है इसके क्या क्या नियम हैं अगर उन्हें जाने तो रियल मनी जो गेम हैं उन पर रोक, कोई भी जो मनी बेस्ड गेम ऑफर करना चाहता है या फिर जो चलाना चाहता है उसका प्रसार करना चाहता है तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। ऑनलाइन जो गेम हैं उनको खेलने वाले को जो है कोई सज़ा नहीं होगी। सज़ा और जो है जुर्माना इसको लेकर क्या रहेगा, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो ये गेम है इनको ऑफ़र करता है या चलाता है या फिर इसका जो प्रसार है वह करता है तो उसे जो है क्या क्या जुर्माना हो सकता है या फिर इसको लेकर क्या क्या सज़ा के प्रावधान जो है इस बिल के अंदर जो है वो डाले गए हैं। जैसे कि अगर कोई रियल मनी गेम को ऑफ़र करता है या फिर उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी उसको लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसका विज्ञापन चलाता है और जो उसे जो है 2 साल की जेल हो जाएगी या फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है यह एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसके माध्यम से जो गेमिंग इंस्टीट्यूट है उसको रेगुलेट करेगी और गेम्स को रजिस्टर करेगी। वह जो है ये तय करेगी कि कौन सा गेम जो है रियल मनी का गेम है। जो ई स्पोर्ट है उसको बढ़ावा पबजी और जो फ्री फायर जैसे गेम हैं ये यानी कि जो ई स्पोर्ट और सोशल गेम है इनको सपोर्ट किया जाएगा क्योंकि ये गेम्स जो हैं बिना पैसे वाले होते हैं इसीलिए इन्हें बढ़ावा मिलेगा। जो मनी बेस्ड गेम है पूरी तरह से बैन जो है वो क्यों लाया जा रहा है, जो सरकार है उसका कहना है कि जो मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग है इसकी वजह से लोगों की जो मानसिकता है या फिर उनका जो आर्थिक नुकसान जो है उनको हो रहा है क्योंकि ये गेम जो है इनके अंदर पैसे से रिलेटेड होते हैं और कुछ लोग जो गेमिंग करते हैं उन्हें गेमिंग की लत लग जाती है। उसमें वह इतना डूब जाता है कि उसे अपनी जो खुद की ज़िंदगी होती है उससे कोई मतलब नहीं रहता और ज़िंदगी की जो बचत है उससे वह हार जाता है। और कुछ मामलों में तो लोग जो हैं वो आत्महत्या जैसी खबरें भी सामने आ जाती हैं। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको लेकर भी चिंताएं जो हैं व्यक्त होती हैं। सरकार जो है इसे रोकने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहती है। जो स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड होते हैं गेम्स उनके अंदर क्या क्या अंतर होते हैं। जो स्किल बेस्ड गेम होते हैं यानी कि जो रिजल्ट खिलाड़ी के स्किल होते हैं उनकी जो स्ट्रेटजी होती है उस पर निर्भर करता है और जो रिजल्ट खिलाड़ी का भाग्य या फिर जो संयोजन होता है उस पर निर्भर करता है। जो स्किल बेस्ड गेम हैं उनके अंदर ड्रीम 11 जैसे जो फैंटेसी स्पोर्ट हैं जैसे कि शतरंज हुआ, पोखर हुआ, रम्मी, ई स्पोर्ट हुआ और इसी प्रकार से अगर चांस बेस्ड गेम देखें तो जैसे कि लॉटरी, रूलेट, स्टॉल मशीन, पासा गेम, क्रिकेट बैटिंग। इसी प्रकार से जो स्किल बेस्ड गेम है उसके अंदर रिजल्ट पर जो खिलाड़ी है उसका ज़्यादा प्रैक्टिस में सुधार संभव है और जो प्रैक्टिस है या फिर जो उसका एक्सपीरियंस है इनमें स्किल में सुधार किया जा सकता है। जो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट जो है इनसे की जा सकती है। और दूसरी तरफ जो चांस बेस्ड गेम है इन्हें बार बार खेलने से भी जो जीतने की संभावना है उस पर कोई असर जो है वो नहीं होता। जो ऑनलाइन गेमिंग है इस पर इसका क्या असर पड़ सकता है इंडस्ट्रीज़ पर। भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग है इसकी जो मार्केट है अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है और इसमें से 86% जो है वो रेवेन्यू रियल मनी जो फॉर्मेट है उससे आता है। तो 2029 तक इसके करीब 80,000 जो करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब जो है इसके लिए बिल पास किया जा रहा है और अगर यह पास हो जाता है तो ये गेमिंग जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन इसे बैन से जो है जो ड्रीम 11 गेम्स 24/7 जो वीडियो गेम्स क्राफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं वह भी मुश्किल में पड़ सकती हैं। जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वह कह रहे हैं कि सरकार का जो ये कदम है इससे 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का टैक्स का नुकसान भी जो है वो झेलना पड़ सकता है। और जो भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर है ड्रीम 11 जिसमें कि 2008 में हर्ष जैन और जो भावित सेठ हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2019 में भारत की पहली जो फैंसिटी जो स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी है वह बनी थी और 2020 में जो वीवो की जगह आईपीएल की जो टाइटल्स जो स्पॉन्सरशिप है वह जीती थी। और 2023 के अंदर जो है 3 साल के लिए भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसकी लीड जो स्पॉन्सर है वह भी बनी थी। जैसे कि जो धोनी है इसके जो ब्रांड हैं जो एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा, हार्दिक पांडे जैसे कि जो क्रिकेट की ड्रीम 11 के साथ जुड़े हैं। जो गेमिंग कंपनियां हैं
या फिर जो इंडस्ट्रीज बॉडीज़ हैं इनका इस पर क्या रिएक्शन देखने को मिला है। जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लोग और जो संगठन हैं जैसे कि ऑल इंडिया जो गेमिंग का फेडरेशन है या फिर जो ई गेमिंग फेडरेशन है और फेडरेशन ऑफ इंडियन जो फैंटेसी स्पोर्ट है, इस बिल के खिलाफ हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा भी कि बैन की जगह प्रोग्रेसिव जो रेगुलेशन है वो लाया जाए। उनका कहना यह है कि बैन से जो लोग हैं वो गैर कानूनी और विदेशी गेमिंग जो साइट्स हैं उनकी ओर चले जाएंगे, तो न तो टैक्स देते हैं और न ही रेगुलेट हैं। क्या जो ये बिल है इस पर कुछ छूट जो है वो भी मिलेगी? हाँ, जो ये बिल है इसमें जो फ्री टू प्ले और जो सब्सक्रिप्शन है बेस्ट गेम्स को छूट दी गई है, जहां पर पैसे का दाव नहीं लगता। यानी कि अगर आप कोई ऐसा गेम जो सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं या उसका जो फिक्स्ड सब्सक्रिप्शन देते हैं तो वो चल सकता है। इसके अलावा जो ई स्पोर्ट हैं या फिर जो नॉन मॉनेटरी स्किल बेस्ड गेम हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही गई है। पहले भी तो जो है इस टैक्स की बात हुई थी, फिर ये बैन क्यों? जो है पहले सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग है इस पर 28% की जीएसटी लगाई गई थी। जो विनिंग अमाउंट है उस पर 30% का टैक्स लगाया गया था। लेकिन अब सरकार का रुख जो टैक्स और जो रेगुलेशन है उससे हटकर पूरी तरह से बैन की ओर चला गया है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके लिए लोग इसे गलत दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि इससे न सिर्फ जो वैध कंपनियां बंद होंगी बल्कि जो गैर कानूनी ऑपरेटर्स हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। क्या कोर्ट में जो ये बात है ये या फिर जो ये बैन है इसको चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लोग पहले से ही जो है कोर्ट का रुख कर रहे हैं। कोर्ट इसे लेकर कह चुका है कि जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट, रमी को जो है जुआ नहीं कह सकते। जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसका कहना है कि ये बैन जो है संविधान के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि ये स्किल्स और जो चांस बेस्ड गेम हैं उन पर फ़र्क नहीं करता। जो आम खिलाड़ी हैं उन पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? भारत में जो करीब 50 करोड़ लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं। अगर यह बैन होता है तो जो ये रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म हैं उन पर गेम नहीं खेल पाएंगे। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कहना यह है कि इससे लोग जो गैर कानूनी साइट्स हैं या फिर जो विदेशी प्लेटफॉर्म हैं उनकी ओर चले जाएंगे जहां कोई सुरक्षा नहीं होगी। इससे फ्रॉड या फिर जो डाटा चोरी है और लत लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ जो लोग ये गेम्स में थोड़ा बहुत कमा रहे थे उनकी कमाई भी जो है वो बंद कर दी जाएगी, बंद हो जाएगी। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।